नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल पाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2026 मतलब 25-26 का। 25-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। 24-25 का क्वेश्चन पेपर है। 2026 में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, 27 में देने जाएंगे, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। साइकोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर, जो परीक्षा आपकी अप्रैल महीने में, मई के महीने में, कुछ की लास्ट मार्च से भी शुरू हो सकती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक आपकी परीक्षाएं होंगी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी आपको पढ़ना होता है बीए के फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, बीएससी बीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। क्लियर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है DSM-4 के किस बीमा यानी एक्सिस में व्यक्तित्व विकृतियों को रखा गया है, बताएं। तो DSM चतुर्थ के बहुअक्षीय सिस्टम में व्यक्तित्व विकृतियों को एक्सिस 2 पर रखा गया है, यानी कि आयाम 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयाम 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है DSM-5 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो DSM-5 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 2013 में हुआ है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा मई 2013 में रिलीज किया गया था DSM-5 को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, DSM का फुल फॉर्म क्या होता है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहा जाता है इसको, DSM को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपने देखा होगा, DSM चतुर्थ जो है उसके किस बीमा यानी एक्सिस में व्यक्तित्व विकृतियों को रखा गया है? तो आयाम 2 में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई इसमें जो है और भी अक्ष पर क्या रखा गया है? तो पुराने वर्गीकरण तंत्र, जिसको आप DSM कहते हैं, DSM चतुर्थ TR में मानसिक रोगों के निदान के लिए एक बहुअक्षीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग 5 एक्सिस होते हैं, 5 आयाम होते हैं, ठीक है। एक्सिस 1 की अगर बात करें महोदय, तो एक्सिस 1 में क्या होता है? एक्सिस 1 में सभी नैदानिक विकृतियों, जैसे कि आपको अवसाद हो गया, चिंता हो गया या मनोविदलता जैसे रोग हो गए, वो सब आपके एक्सिस 1 में आएंगे। एक्सिस 2 में आपके व्यक्तित्व विकृतियां तो आ ही जाती हैं, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं, मानसिक मंदता वगैरह, यानी कि मेंटल रिट्रेडेशन हो गया, इन सभी को रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये विकृतियां व्यक्ति के स्वभाव में गहरी रची बसी होती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं, इसीलिए इसको एक्सिस 2 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तीसरा आपका है एक्सिस 3। एक्सिस 3 की अगर बात की तो शारीरिक बीमारियों जैसे मधुमेह हो गया या हृदय का कोई रोग हो गया, उससे रिलेटेड जो होता है चीज़ें एक्सिस 3 पर रखी जाती हैं, DSM के बीमा 3 पर। और चौथा आपका है चतुर्थ आयाम, ठीक है। आयाम चौथा, आयाम चौथे में मनोसामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे बेरोजगारी वगैरह को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा एक्सिस 5 भी होता है। एक्सिस 5 की अगर बात की जाए तो उसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता का समग्र मूल्यांकन को रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आधुनिक जो DSM-5 आया है, ये DSM चतुर्थ था। DSM-5 में अब इस एक्सिस प्रणाली को हटा दिया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन अब इसको, जब से आधुनिक DSM-5 की अवधारणा आई है, उसमें इन चीज़ों को हटा दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें विस्तार से मैंने आपको बताई। DSM-5 का जो प्रकाशन हुआ है 2013 में हुआ, आप सभी को पता ही है, 18 मई की डेट को हुआ था, ठीक है। अच्छा, अमेरिकी मनोरोग संघ जो है, जिसको APA कहते हैं, उसको, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं आप DSM, ठीक है। इसका 5 का प्रकाशन 2013 में हुआ है। एक आधुनिक जो है चीज़ है। इससे पहले DSM-14 चलता था आपका, ठीक है। DSM-5 जो चलता था, DSM-4 को हटा करके इसको रखा गया है। DSM जो 4 था बेटा, IB, DSM-IB, ये एक प्रकार से 1994 में आया था, ठीक है। 1994 आया था। इसमें आपकी जो बीमा थी, मैंने जो आपको बताई शुरुआत में, पहले जो है
प्रश्न के अंतर्गत। लेकिन अब DSM 5 आ चुका है 2013 से, तब से उस प्रणाली को हटा दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के मनोगत्यात्मक मॉडल को बनाने वाले कौन थे? मनोगत्यात्मक मॉडल, जिसको आप साइको डायनामिक मॉडल कहते हैं, उसके जनक कौन है? साइको डायनामिक मॉडल के जो जनक हैं, बताएं। मनोगत्यात्मक मॉडल को बनाने वाले कौन थे या जनक कह सकते हैं? तो उनका नाम है क्या? सिगमंड फ्रायड। इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा इन्होंने ही दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इदम, अहम और पराहम। इदम क्या है बेटा? प्रश्न आपसे पूछेगा, इदम क्या है? जिसको आप इड कहते हैं, ID, इड, इसी को इदम कहा जाता है। सुख की इच्छा रखना, ये आपका इदम होता है। दूसरा होता है, ठीक है, अहम। ठीक है, अहम, अहम को इन्होंने कहा था ईगो। ठीक है, ईगो जो होता है वो क्या होता है बेटा? वास्तविकता जो होती है वो ईगो होती है। और तीसरा होता है पर अहम। ठीक है, पर अहम, पर अहम की बात की है, सुपर ईगो कहते हैं इसको, जिसमें मोरलिटी आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। तो ये मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात करी। 19वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया। ठीक है, और उसे मनोविश्लेषणवाद को ही मनोगत्यात्मक मॉडल कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अचेतन मन की बात इन्होंने करी है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, बंद जगहों से आयुक्ति संगत भय को कहा जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बंद जगहों से आयुक्ति संगत डर जो होती है उसको क्या कहा जाता है? बंद जगहों के डर को बेटा क्या बोलते हैं? क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक विशिष्ट प्रकार, फोबिया माने होता है डर लगना। ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया होती है जब बंद जगहों पर आपको बहुत डर लगता है, कहीं पर एक कोठरी में आपको बंद कर दिया जाए, उससे आपको डर लगे, तो आपका क्लाउस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, फोबिया का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज से डरना। अब उसमें क्लाउस्ट्रो लगा हुआ है तो उसका अलग मतलब हो जाता है। ठीक है, क्लाउस्ट्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति जब लिफ्ट में या छोटी गुफाओं में या हवाई जहाज या बंद कमरों जैसी जगहों पर होता है तो उसे पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। ठीक है, ऐसा वो महसूस करता है, इसी को बोलते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया। ठीक है, और बाकी एफ्रोफोबिया कहते हैं। एफ्रोफोबिया किसको बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कहा जाता है किसको? जब आप ऊंचाई से डरते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ गए, वहां से नीचे देखने में डर लगता है। जैसे वैष्णो देवी के पहाड़ पर चढ़े, जब भैरव बाबा आप जाते हैं वहां से नीचे देखो तो बड़ा डर लगता है। तो वो होता है ऊंचाई से डर लगता है, 10 मंजिला से नीचे देखो डर लगता है। तो वो सब डर क्या होता है? उसी को बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भीड़ भाड़ वाली जगहों के डर को हम लोग क्या बोलते हैं? एगोरोफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरने को एगोरोफोबिया कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए माइसोफोबिया क्या होता है, तो माइसोफोबिया की अगर बात की जाए बेटा, माइसोफोबिया क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माइसोफोबिया क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। माइसोफोबिया ये जो फोबिया होता है, जैसे गंदगी से या कीटाणुओं का डर, जैसे बहुत ज्यादा गंदगी से इसको डर लगता है, उसको बोलते हैं फोबिया। माइसो शब्द जो उसका मतलब गंदगी होता है, फोबिया माने होता है डर। ठीक है, तो इससे मिलकर के बना है तो माइसोफोबिया बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणुओं से जो डर लगता है, दूषित चीजों से डर लगता है, जल्दी बीमार हो जाता है व्यक्ति, इसी को जर्मोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउस्ट्रोफोबिया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति नहीं है? भावात्मक विकृति कौन सी नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें नंबर का बताएं। भावात्मक विकृति, अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? देखिए, स्थिर व्यामोह ये एक प्रकार से भावात्मक विकृति नहीं है। बाकी मनोविकृति, विषादी रोग, उत्साह विषाद मनोविकृति और प्रत्यावर्तित विषादी रोग, ये तीनों जो हैं भावात्मक विकृति के अंतर्गत आते हैं, जबकि स्थिर व्यामोह नहीं आता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भावात्मक विकृति को वर्तमान में मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति की इमोशंस यानी भावनाओं और उनकी जो मनोदशा होती है उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। विषाद क्या होता है बेटा? विषाद की अगर बात करें, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, उसी को विषाद कहा जाता है हिंदी में। व्यक्ति को बहुत गहरा दुख होता है, निराशा महसूस होती है, उसको विषाद कहते हैं। उन्माद जिसको मेनिया कहते हैं, उन्माद क्या है? इसमें क्या होता है? उन्माद में व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित हो जाता है, ऊर्जावान और कभी कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसको बोलते हैं उन्माद। ठीक है,
बाईपोलर डिसऑर्डर, ये सब भी एक मनोविकृतियां होती हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें व्यक्ति कभी विषाद यानी डिप्रेशन में होता है और कभी उन्माद में होता है, उसी को बोलते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। और स्थिर व्यामोह की अगर बात की जाए बेटा, तो स्थिर व्यामोह जो होता है वो क्या होता है? स्थिर व्यामोह जो होता है भावात्मक विकृति नहीं है, बल्कि एक विचार संबंधी विकार होता है, ये थॉट डिसऑर्डर होता है। इसमें व्यक्ति को शक होता है कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह अक्सर मनोविदलता का एक हिस्सा माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है इसका पीडीएफ मिल जाएगा और ग्रुप से आपको जोड़ जाएगा। 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपकी बार सभी विश्वविद्यालय का होने वाला है, उसके लिए बेहतर तैयारी के लिए अभी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और क्वेश्चन पेपर को आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाया जा रहा है। वहाँ पर आपको विस्तार से एक एक प्रश्न पर पोस्टमार्टम करके चीज़ों को समझाया जा रहा है। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। 100 रुपीज़ फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा भैया सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, ये सब की वीडियो लेक्चर्स आपको जब भी लाइव क्लास होगी उसकी लिंक ग्रुप में जाती रहेगी। बाकी आपको वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो पीडीएफ नोट्स होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है, तो आपको प्राप्त करेंगे। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री। और सबसे मेन बात की को करिकुलर का भी इसमें आपका जुड़ेगा, यानी को करिकुलर का भी आपको इसी 100 रुपये फीस में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का आपका मात्र 100 रुपये फीस में ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। आपको सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको सीरीज नहीं खरीदना पड़ेगा, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर घबराना नहीं है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलें आगे देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण की सबसे उत्तम पद्धति इनमें से कौन सी है? बताएं। मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण की सबसे उत्तम पद्धति जो होती है वो है डीएसएम, ठीक है। डीएसएम किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है डीएसएम, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया है, आईसीडीएस का भी दुनिया भर में उपयोग होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और नैदानिक दृष्टिकोण से, क्लिनिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो डीएसएम जो होता है सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, एक प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम पद्धति मानी जाती है मानसिक विकृतियों को डिनोट करने में, उसको बताने में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, डेमेंशिया, प्रश्न आपका क्या आ चुका है बेटा? डिमेंशिया पारेकोक्स, डिमेंशिया पारेकोक्स का दूसरा नाम क्या है? तो एमिल क्रेपलिन ने क्या बताया है इसके बारे में? एमिल केपरिल ने मनोविदलता को जो नाम दिया है उसी को बोला जाता है डिमेंशिया पारेकोक्स नाम दिया है। मनोविदलता को किसने दिया है नाम? उनका नाम है एमिल क्रेपलिन, ठीक है। तो मनोविदलता कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था एमिल क्रेपलिन। उन्होंने उन रोगियों का अध्ययन किया जिनमें कम उम्र में ही याददाश्त और सोचने की क्षमता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उन्होंने ही इसको एक प्रकार से मनोविदलता को क्या कहा था? डिमेंशिया पारेकोक्स नाम दिया था। ये बात आप ध्यान, यानी समय से पहले होने वाला मानसिक क्षय को ही कहा जाता है डिमेंशिया पारेकोक्स, यानी कि बहुत कम समय में ही याददाश्त खो देने वाले बच्चे। 1908 में यूजेन ब्लूलर नाम के इस नाम को बदल करके उन्होंने एक दूसरा नाम रखा था, ठीक है, मनोविदलता नाम कर दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, किस मॉडल के अनुसार इड, ईगो एंड सुपर ईगो व्यक्तित्व के उपतंत्र हैं? तो फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार, ठीक है, मनोगत्यात्मक क्या कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से क्या है ये बताएं। 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें नंबर का कौन बताएगा? 8वें नंबर का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोगत्यात्मक, ठीक है। तो इड माने होता, इड जो होता है जन्म, यह जन्म होता है
और केवल सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इसे अपनी इच्छाएं तुरंत पूरी चाहिए होती, जो ईड होता है वो, ठीक है। और दूसरा होता है अहम, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। यह बाहरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए इदम की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। कौन? ईगो। तीसरा होता है आपका अहम, या सॉरी पर अहम, सुपर ईगो। यह हमारी नैतिकता और आदर्श का हिस्सा है। यह हमें समाज के नियमों के अनुसार सही और गलत में फर्क बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये तीन चीजें होती हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ध्यान रखेंगे, मनोगत्यात्मक सिद्धांत का ही 3 पार्ट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, डीएसएम 5 से हटाया गया। डीएसएम 5 से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है? तो पंच आयाम या 5 आयाम प्रणाली को हटा दिया गया है। 5 आयाम प्रणाली को, 5 एक्सिस सिस्टम को हटा दिया गया है, जो पहले डीएसएम चतुर्थ तक फेमस था, जो मैंने आपको शुरुआती प्रश्न में, आपको प्रश्न 1 में मैंने चर्चा की है इस पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2013 में जब डीएसएम 5 आया तो वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि मानसिक रोगों को इन अलग अलग श्रेणियों में बांटना कभी कभी उलझन पैदा कर सकता है, इसीलिए डीएसएम 5 ने इसको एक प्रकार से इकट्ठा ही एक ही श्रेणी में सरल तरीके से बताने का काम किया। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, कौन सा असामान्य व्यवहार का जैविक कारण नहीं है? असामान्य व्यवहार का जैविक कारण कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक वचन जो होता है, ये कोई जैविक कारण नहीं होता है असामान्य व्यवहार का, ठीक है। जबकि आप देखते हैं आनुवांशिक दोष, शारीरिक गठनात्मक कारक और जो है मस्तिष्कीय दुष्क्रिया, ये सब हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, यदि एक रोगी बिना किसी वास्तविक शारीरिक आधार के शारीरिक रुग्णता को प्रदर्शित करता है तो वह किस मनोरोग से पीड़ित होता है? बताएं, किस मानसिक विकृति में बिना किसी जैविक आधार के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका रूपांतरण हिस्टीरिया कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे अब आधुनिक मनोविज्ञान में कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। रूपांतरण हिस्टीरिया को कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति के मन का गहरा संघर्ष या मानसिक तनाव रूपांतरित होकर के शारीरिक लक्षण का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी भारी सदमे के बाद व्यक्ति की आवाज़ चली जाना हुआ, या उसके हाथ पैर में लकवा मार जाना हुआ, जबकि डॉक्टरी जांच में उसकी नसें और अंग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। यह मन की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा डिसऑर्डर होता है, रूपांतरण हिस्टीरिया, कि मानसिक बीमारी हुई, लेकिन मानसिक बीमारी की वजह से शरीर जो होता है वो क्षतिग्रस्त तो नहीं होता, लेकिन शारीरिक चीजें जो होती हैं काम करना बंद कर देती। कभी कभी सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपका हाथ पैर नहीं हिलेगा या कुछ ऐसे हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रारूप विकृतियों से संबंधित नहीं है? कार्य प्रारूप विकृति बताएं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं है, इनमें से कौन सा? स्मृति लोप नहीं है, बाकी तीनों है। रोग भ्रम होता है, कार्य प्रारूप दर्द विकृति और रूपांतरण विकृति, ये सब कार्य प्रारूप विकृतियों से संबंधित हैं, जबकि स्मृति लोप संबंधित नहीं है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमेंसिया जो है स्मृति लोप संबंधित नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्मृति लोप जो होता है, स्मृति लोप क्या है? एमेंसिया कहते हैं अंग्रेजी में। एक विच्छेदी विकार होता है, इसमें शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति की चेतना और याददाश्त प्रभावित होती है। इसमें व्यक्ति तनाव की वजह से अपनी पहचान या जीवन की जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं, उनको भूल जाता है व्यक्ति, उसे बोलते हैं स्मृति का लोप हो जाना। 13 नंबर प्रश्न है, अधिगम असमर्थता से संबंधित विकृतियाँ। अधिगम माने होता है लर्निंग, और डिसएबिलिटी मतलब होता है आपका असमर्थता, यानी कि वो जो है अधिगम यानी चीज़ों को समझ नहीं पाता। अधिगम विकृतियाँ, संचार विकृतियाँ और पेशीय कौशल विकृतियाँ, ये सब अधिगम असमर्थता से संबंधित विकृतियाँ हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 14 नंबर प्रश्न है, सामक निद्राजनक औषध संबंधित है। बताएं, सामक निद्राजनक औषध संबंधित है। 14 नंबर, इसको आप सेडेटिव हिप्नोटिक्स दवाओं बोलते हैं। उनका मुख्य प्रभाव क्या रहता है? उनका मुख्य प्रभाव रहता है शिथिलीकरण तथा उनीदापन, ठीक है। शिथिलीकरण तथा उनीदापन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दवाएं जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करने का काम करती हैं। इससे क्या होता है, आपको दर्द होना या जो भी चीज़ें होती है वो महसूस नहीं होती हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविच्छेदी स्मृति लोप का प्रकार है?
मनोविच्छेदी स्मृति लोप का प्रकार इनमें से कौन सा है? 15 नंबर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रतिगामी और पश्चगामी, अग्रगामी पश्चगामी दोनों होते हैं स्मृति लोप। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए एंड बी दोनों इसके बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चिकित्सा विज्ञान में जो है एमनेसिया होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिगामी, प्रतिगामी जिसको आप कह सकते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है, रेट्रोग्रेड। इसमें व्यक्ति किसी दुर्घटना या आघात से पहले की यादें जो होता है भूल जाता है, ठीक है, जो पहले की चीज़ें होती है। अग्रोन्मुखी होता है जिसको आप कह सकते हैं एंट्रोग्रेड। इसमें व्यक्ति आघात के बाद की नई यादें नहीं बना पाता, उसे पुरानी बातें तो याद रहती हैं जितना पहले की है, घटना के पहले की, लेकिन वह कुछ मिनट पहले हुई घटना को ही भूल जाता है कि हमारे साथ हुआ क्या था, ठीक है। तो 2 प्रकार से स्मृति लोप हो जाता है, या तो भाई चोट लगी आपके सर पे और आप पिछली घटनाओं को पूरा भूल गए, जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देखते होंगे कि भूल जाता है वो, ठीक है। और एक जो है एमेंसिया ऐसी होती है कि आपको चोट लगी तो पीछे की घटनाएं सारी याद हैं, लेकिन आज से जब से चोट लगी है उसके बाद जब आपको होश आता, होश आने के बाद में पिछली घटनाएं आपको तो याद रहती है, लेकिन आगे वाली घटनाएं आपको तुरंत, आप कोई चीज़ होती है आपके साथ और तुरंत उसको आप भूल जाते हैं कि भाई हुआ क्या था। पिछली घटनाएं सारी आपको याद रहती, नई घटनाएं नहीं याद हो पाती हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 16 नंबर प्रश्न है, मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृतियां संबंधित हैं, बताएं। 16 नंबर, हृदय वाहिका विकार किस श्रेणी में आता है, या ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है, तो वो मनोदैहिक विकृति होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृतियां मनोदैहिक विकृति से संबंधित होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें, क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न काया प्रारूप दर्द विकृति का अन्य नाम क्या है, बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास। 17 नंबर, काया प्रारूप दर्द विकृति का अन्य नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी को साई कालगिया बोलते हैं, साई कालगिया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न है, मद्यपानता के उपचार में कौन सी औषध उपयोगी होती है। मद्यपानता माने जैसे बीड़ी गुटखा शराब ये सब आप अगर सेवन करते हैं, ठीक है, तो उसकी लत को छुड़ाने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसका नाम है नॉल्ट्रेकोसोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉल्ट्रेक्सोन जो होता है मस्तिष्क के उन हिस्सों को ब्लॉक कर देती है जो शराब पीने के बाद आनंद या नशा महसूस करते हैं। तो शराब पीने के बाद में आपको आनंद या नशा महसूस ही नहीं होगा, तो आपको शराब बेकार लगेगी। जब व्यक्ति को नशा महसूस ही नहीं होता तो धीरे धीरे उसकी शराब पीने की इच्छा जो होती है वो कम होने लगती है। इसका उपयोग अक्सर जो है एंटीब्यूज जैसी अन्य दवाओं के साथ किया जाता है, क्लियर। तो ये एक प्रकार से शराब के जो है रोगियों को नॉल्ट्रेक्सोन नाम की दवा दी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, किस मनोरोग में व्यक्ति अपने रोज के परिवेश से दूर भाग जाता है और अचानक अपने आप को विचित्र स्थलों पर पाता है, बताएं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट से आप बताने का। 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल आत्मविस्मृति में ऐसा क्या होता है, आत्मविस्मृति या घर से भाग जाना उसी को बोलते हैं। ये ऐसा मनोरोग होता है आत्मविस्मृति, इनफ्यूग जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं। डिसोसिएटिव फ्यूग बोला जाता है इसको। ऐसा मनोरोग जिसमें व्यक्ति अपने रोज के परिवेश से दूर भाग जाता है और अचानक अपने आप को विचित्र स्थलों पर पाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मनोदैहिक श्वसन विकृति है। मनोदैहिक श्वसन विकृति इनमें से होती है अति श्वसन संलक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अति श्वसन संलक्षण जो होता है एक प्रकार से घबराहट के कारण होने वाला श्वसन विकार होता है, ये बात आप ध्यान, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता या पैनिक अटैक की स्थिति में होता है तो उसकी सांस लेने की गति जो होती है बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। और इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को अति श्वसन संलक्षण बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज सांस चलने लगती है, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर का एक प्रमुख शारीरिक लक्षण होता है ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका चुका महोदय, प्रश्न है, मानसिक रोगों का सबसे नया आधुनिक वर्गीकरण इनमें से कौन सा है, बताएं। तो वर्तमान समय मनोरोगों का सबसे आधुनिक वर्गीकरण जो एक प्रकार से नया आधुनिक वर्गीकरण जो इनमें से है वो है DSM-5 2014 में आया है, 2013 में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ICD 11 जो होता है वो भले ही इंपॉर्टेंट है WHO के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यापक स्तर पर है, हालिया अपडेट के अनुसार अगर देखें DSM-5 TR को ही माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। DSM-5 TR, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 21 नंबर का ए ऑप्शन ही लगेगा। ए ऑप्शन ही लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको DSM-TR भी मिलता है, लेकिन ए ऑप्शन ही लगाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मनोग्रस्तता बाध्यता एक प्रकार की मनोग्रस्तता बाध्यता जिसको OCD बोलते हैं, पारंपरिक रूप से क्या मानी जाती है? उसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसका? चिंता विकृति है वो। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया है 22 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो माने क्या होता है और फोबिया माने क्या होता है? हाइड्रो माने होता है पानी, ठीक है। फोबिया माने होता है डर, यानी हाइड्रो माने पानी और फोबिया माने डर, यानी कि पानी से डरना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो पानी का फोबिया या पानी का डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का डर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गहरे पानी में या समुद्र में, नदी में डूबने से बहुत डरता है, वो फोबिया होती है ये। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। 24 नंबर प्रश्न है, तनाव की सांवेगिक अनुक्रियाएं कौन सी हैं इनमें से? 24 नंबर, तनाव के प्रति की अनुक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होता है, वो कौन सा इनमें से है? चिंता, क्रोध या आक्रामकता, भाव शून्यता तथा विषाद, ये सब तनाव की सांवेगिक अनुक्रियाएं ही होती हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिए 24 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है उत्साह विषाद विकृति है एक। उत्साह विषाद विकृति क्या है? बताए, उसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुवीय विकृति बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाईपोलर डिसऑर्डर होता है उत्साह विकृति, ठीक है। द्विध्रुवीय विकृति होती है। पैनिक डिप्रेसिव विकृति का आधुनिक नाम कह सकते हैं, उसी बोलते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। दो ध्रुवियों के बीच घूमती रहती है इस बीमारी में व्यक्ति की मनोदशा। पहला होता है उन्माद और दूसरा होता है विषाद, इन्हीं के बीच में एकदम से घूमती रहती है, इसीलिए इसको बायोपोलर बोलते हैं, बायोपोलर डिसऑर्डर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आत्मविस्मृति एक प्रकार का। आत्मविस्मृति एक प्रकार का क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आत्मविकृति क्या है इनमें से? बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका 26 नंबर का आ चुका है। 26 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, व्यक्तित्व विकृति जो होती है। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साइकोटिक विकृति कहते हैं उसको, सी ऑप्शन। साइकोटिक विकृति जो होती है बेटा, ये एक प्रकार से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोटिक विकृति, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है आपका 27 नंबर, व्यक्तित्व विकृतियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो व्यक्तित्व विकृतियों की नियंत्रण का अभाव, दूसरों को दोषी ठहराना, आप विकसित अंतःकरण प्रकरण, ये तीनों होती इसकी विशेषताएं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है पैरानोइया। पैरानोइया विकृति के मुख्य लक्षण क्या हैं? पैरानोइया जो होता है, इसका मुख्य लक्षण होता है आपका सी ऑप्शन, व्यामोह। व्यामोह का मतलब क्या होता है? व्यामोह का मतलब जैसे शक करना कि कोई उन्हें मारना चाहता है, इसी को व्यामोह बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर प्रश्न है, उन्मादी घटना के लक्षण होते हैं। उन्मादी घटना के लक्षण इनमें से क्या होते हैं बेटा? बढ़ा हुआ आत्मसम्मान, नींद की कमी और बातूनी, ध्यान भंगता, ये सब उन्माद घटना के ही लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, आल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है ताला ठीक से लगा रहने के बावजूद लौट लौट कर आकर उसे बार बार झकझोर कर देखना जैसे व्यवहार का संबंध किससे हो सकता है? ताला बार बार चेक करना, जैसे कि आपको पता चला कि भाई ताला हमने मारा है कि नहीं मारा है, यह आपका होता है OCD, यानी कि मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में OCD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है न्यूरोसिस बोलते हैं इसको, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी विकृति होती है जिसमें आप बार बार देखते कि हमने ताला लगाया है कि नहीं लगाया, हमने जो है
वॉशरूम की टोटी बंद करी है कि नहीं बंद करी है, ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं ये एक प्रकार से मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति के नाम से जाने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोदैहिक विकृति का प्रकार है? मनोदैहिक विकृति का प्रकार बताएं। मनोदैहिक विकृति का प्रकार साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के मनोदैहिक श्वसन विकृतियां, मनोदैहिक अंतःस्रावी विकृतियां, ठीक है, मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियां, तीनों विकृतियां मनोदैहिक विकृति का ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अच्छा, मनोदैहिक श्वसन विकृति क्या होती है? ये विकृति होती है, इसमें मानसिक तनाव की वजह से सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, जैसे दमा जैसी समस्याएं जो होती हैं मनोदैहिक श्वसन विकृतियां होती हैं। मनोदैहिक अंतःस्रावी विकृतियां क्या हैं? जैसे तनाव की वजह से शरीर की ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे थायराइड के जैसे जो ग्रंथियां होती हैं उनके हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, थायराइड ग्रंथि का जो संतुलन होता है बिगड़ जाता है, ठीक है। मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियों की बात करी जाए तो अत्यधिक मानसिक दबाव की वजह से त्वचा पर चकत्ते या खुजली हो जाना, ये सब एक प्रकार से ये होता है आपका मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियां। तो ये तीनों विकृतियां मनोदैहिक विकृति ही हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, हाइपोकॉन्ड्रिया का लक्षण क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिया का लक्षण इनमें से क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है बेटा जिसमें व्यक्ति को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, जबकि वास्तव में वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, लेकिन उसको शक होता है कि हमको कोई गंभीर बीमारी है। ऐसे रोगी सामान्य लक्षणों जैसे कि हल्की खांसी या सिर दर्द को भी किसी बड़ी बीमारी का संकेत मान लेते हैं और बार बार डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ऐसे रोगी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंता करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंता करना। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया नाम का रोग, ठीक है। व्यक्ति बार बार चेकअप करवाता रहता है कि भाई खून चेक करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, कभी बीपी नपवाएगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं कि हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, तमाम प्रकार की। जैसे अभी हाल फिलहाल में मुझे बड़ी खांसी आई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है। वैसे मैं हालांकि जो है इस बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब की बार लगा कि मुझे कुछ बड़ी बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। मैं तुरंत गया, जो है अपना क्या किया उसमें पूरा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई कुछ भी नहीं, ये दवा ववा नॉर्मल मत दो, मुझे पहले चेक करो पूरी बॉडी मेरी, उसके बाद में दवाई दो, पैसा वैसा जो होगा हम दे देंगे भाई, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बढ़िया से चेक किया जब मैंने ऐसा कहा उनसे। वैसे वो जो है कि भाई चेक कर लो पूरा डिटेल से, बहुत खांसी आती बोलता हूँ तो। उन्होंने चेक किया भैया, चेक किया, कुछ भी नहीं निकला मेरे, ठीक है। कहा कि भाई आप खड़े होकर के पढ़ाते, और मैं उस समय चूंकि पेपर आप लोगों के चल रहे थे, लगातार डिजिटल बोर्ड पे खड़े खड़े होकर के मैंने पढ़ाया और ठंडी बड़ी भयानक लग चुकी थी और जैसे दवा ववा कुछ काम नहीं करती, लेकिन मैं 3-4 दिन क्लास नहीं लिया हूँ और उस दौरान तब जाकर के मुझे थोड़ा बहुत राहत मिली। तो अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति से संबंधित नहीं है? मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर 33 नंबर देखें तो इसमें जो जो बुलिमिया है यही एक प्रकार संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक। हृदय गति में वृद्धि या एंजाइनल संलक्षण, हृदय रक्त धमनी की विकृति, ये सब जो है मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति से रिलेटेड है। जबकि बुलिमिया जो होता है बेटा, ये क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, खाने से संबंधित विकार होता है ये बुलिमिया। कैसे? ये खाना खाने से संबंधित विकार होता है, हृदय से संबंधित विकार नहीं है। बाकी सारे हृदय से संबंधित विकार होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो 33 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर आपका आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, बुलिमिया विकार में रोगी को, आप देखिए वही प्रश्न थोड़ा सा आगे, भूख अधिक लगती है, बिल्कुल भूख अधिक लगती है बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूख अधिक लगती है। फील मोर हंगरी, बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति को अत्यधिक अनियंत्रित भूख लगती है, जिसे क्या बोलते हैं? विंग ईटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेता है, लेकिन फिर बाद में वजन बढ़ने के डर से या ग्लानि के कारण से उसे जबरन उल्टी करके या अन्य तरीकों से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कितना खा लिया हूँ, वो बीमारी होती है बुलिमिया, ठीक है। आगे देखते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है मनोदैहिक आमाशांत्र की विकृतियों से संबंधित विकृतियां कौन सी हैं? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, बताएं। मनोदैहिक आमाशांत्र की विकृतियों से संबंधित विकृतियां इनमें से कौन सी होती हैं? इनमें से कौन सी होती हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका सी ऑप्शन। ब्लूमिया और एनोरेक्सिया नर्सोवा जो होता है, नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, ये सब जो है मनोदैहिक आमाशांत्र के विकृतियों से संबंधित विकृतियां हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का एनोरेक्सिया नर्सोवा जो होता है, ये खास करके युवा लड़कियों में अधिकतर आपको दिखाई पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक गंभीर भोजन संबंधी बीमारी होती है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या होता है, बताएं। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। एडीएचडी का पूर्ण रूप, 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे 36 नंबर का, बताओ बाबू 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा 36 नंबर का? बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग चीजों को बता रहे हैं। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है 36 नंबर का, बहुत बढ़िया। 36 नंबर का एडीएचडी का पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। एक्टिव क्या होता है इसका? अटेंशन, पहला अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ये बच्चों में पाया जाने वाला एक विकास परक विकार होता है, रोग होता है, ठीक है। इसके मुख्य लक्षण है किसी काम पर ध्यान न लग पाना या लगा पाना, अत्यधिक सक्रियता और बिना सोचे समझे काम करना, ये होता है आपका एडीएचडी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो विकासात्मक विकृति है? न्यूरो विकासात्मक विकृति कौन सी? इनमें से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृतियां जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या? उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। न्यूरो विकासात्मक विकृति जो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृतियां होती हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विकार जो होता है जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकृतियां, ये वे विकार हैं जो बचपन यानी विकास की अवस्था में ही शुरू हो जाते हैं। ऑटिज्म में बच्चों को दूसरों से बातचीत करने और सामाजिक जो संबंध होता है उसको बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका 38 नंबर प्रश्न है। त्वचा श्वसन दमा हृदय नाड़ी संबंधी विकार निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? त्वचा श्वसन हृदय और नाड़ी संबंधी विकार जो होते हैं ये मनोकायिक विकार होते हैं, मनोकायिक विकार, ठीक है। साइकोसोमेटिक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तंत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? बताएं, मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तंत्र जो है ये एमिल क्रेपलिन ने तैयार किया था। एमिल क्रेपलिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिल क्रेपलिन जो हैं ये आधुनिक मनोरोग विज्ञान के जनक हैं। उन्होंने सबसे पहले मानसिक रोगों को वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किया और सिजोफ्रेनिया जैसे उन्होंने डिमेंशिया पारेकोक्स उन्होंने सिजोफ्रेनिया को कहा, ठीक है। मैनिक डिप्रेसिव रोगों के बीच अंतर स्पष्ट किया एमिल क्रेपलिन ने। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका सामान्य अनुकूलन संलक्षण का संप्रत्यय किसने दिया था? 40 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। सामान्य अनुकूलन संलक्षण जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, GAS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको दिया था हंस सेली नाम के विद्वान ने। हैंस सेली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हैंस सेली ने बताया कि जब शरीर पर लंबे समय तक तनाव यानी स्ट्रेस पड़ता है तो वह कैसे प्रतिक्रिया देता है शरीर। उन्होंने इसके 3 चरण बताए थे। एक पहला होता सचेत अवस्था, ठीक है, अलार्म पहले देता है, दूसरा प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, और तीसरा होता थकावट, ठीक है। 3 स्थितियां होती हैं शैली के अनुसार किसकी? जब अनुकूल करता ये, ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण का संप्रत्यय। अगला 41 नंबर क्वेश्चन से असामान्य व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? असामान्य व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर का बताइए बाबू,
41 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? 41 नंबर का। असमान व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है आपका जैविक कारण, मनोसामाजिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ये सारे कारण हो सकते हैं असमान व्यवहार के। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसी वस्तु या पदार्थ से अयुक्ति संगत भय को क्या कहा जाता है? बताएं। किसी वस्तु या पदार्थ से अयुक्ति संगत भय को क्या कहा जाता है? उसको हम फोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, उसको फोबिया बोला जाता है। फोबिया जो होता है ये, इसे आप पानी से डरने को भी हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। ऐसे तमाम चीजों को डरने से बोला जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि किसी मकड़ी को देख करके इतना डर जाना कि वह कमरे में जाने से मना कर दे कि भाई मकड़ी है कमरे में, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे डर को कौन सी फोबिया बोलते हैं बेटा? ऐसे को बोलते हैं जो है एरक्नोफोबिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन से आपका तनाव को मापा जा सकता है। तनाव को मापा जा सकता है आत्म रिपोर्ट के द्वारा, व्यवहार परक विधि के द्वारा, दैहिक सूचकांक विधि, तीनों विधियों के द्वारा तनाव यानी स्ट्रेस को मापा जा सकता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप देखें। आगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। जीएडी का पूरा नाम क्या है? बताएं। जीएडी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 45 नंबर। अच्छा, जीएडी क्या होता है? इसमें व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के हर समय बहुत अधिक चिंता करता है और तनाव भी महसूस करता है। यह चिंता किसी एक चीज तक सीमित नहीं होती है। जीवन के हर पहलू में, हर जगह वो व्यक्ति हमेशा चिंतित ही रहता है, हर चीज में चिंता उसको सताती रहती है। वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं जीएडी यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं ऐसे रोग को। 45 नंबर क्वेश्चन से कौन सा असमान व्यवहार का जैविक कारण है? असमान व्यवहार का जैविक कारण इनमें से कौन सा है? 45 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमान व्यवहार का जैविक कारण बायोलॉजिकल केसेस ऑफ अब नॉर्मल बिहेवियर, वो होता है आपका जैव रासायनिक कारक, ठीक है। जैव रासायनिक कारक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 46 नंबर प्रश्न है आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सामान्य अनुकूलन संरक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनका सही क्रम कौन सा है? 46 नंबर बताएं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया बाबू? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समान अनुकूलन संरक्षण जिसको आप GAS बोलते हैं, ठीक है, उसका 3 अवस्थाएं कौन सी? पहली अवस्था होती चेतावनी यानी अलार्म की अवस्था, ठीक है, चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था। दूसरी प्रतिशोध की अवस्था जिसको आप कह सकते हैं प्रतिशोध की अवस्था यानी कि प्रतिरोध की अवस्था जो है रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। इसके अलावा अगला है आपका समापन की अवस्था यानी कि आपका जो है थकावट, ठीक है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समान अनुकूलन संरक्षण गैस की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसको हैंस हेली ने दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है? चिंता विकृति कौन सी नहीं? 47 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चिंता विकृति कौन सी नहीं इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल पैरानोइया जो है चिंता विकृति नहीं होती है, पैरानोइया। बाकी जो है आपका फोबिया, जीएडी और ओसीडी ये सब होते हैं। फोबिया क्या है? एक एक चिंता विकृति जिसमें व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थिति से अत्यधिक डर लगता है। जैसे पानी से डरने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ऐसे ही अलग अलग चीजों के डरने से, ठीक है। जबकि जीएडी जो होता है क्या होता है? इसका पूरा नाम है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो स्पष्ट रूप से चिंता भी करती है। ओसीडी होता है आपका, ओसीडी क्या होता है बेटा? लंबे समय तक चिंता विकृतियों की श्रेणी में रखा जाता है ओसीडी को। जबकि पैरानोइया जो होता है, पैरानोइया मुख्य रूप से एक विचार संबंधी विकार होता है, थॉट डिसऑर्डर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका मनोविदलता का सबसे प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा है? 48 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन विघटन चिंतन, विघटित चिंतन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर बताएंगे बाबू। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर बताएंगे सभी लोग। बताएंगे 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति, इसका राइट आंसर हो जाएगा DSM-5। ठीक है, DSM-5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विषादी प्रतिक्रिया, विषादी प्रतिक्रिया में विषाद की सबसे गंभीर मात्रा जिस अवस्था में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? विषादी प्रतिक्रिया में सबसे गंभीर मात्रा को हम लोग कहते हैं गंभीर विषाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है व्यक्तित्व विभाजन के लिए मनोविदलता पद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 51 नंबर बताएं। तो मनोविदलता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ब्लूलर नाम के एक विद्वान उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 52 नंबर प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन चिंतन विकृति का रोग है? चिंतन विकृति का रोग कौन सा है? थॉट डिसऑर्डर इनमें से। स्थिर व्यामोह, स्टैटिक पैरानोइया जो होता है, स्थिर व्यामोह जो होता है, थॉट संबंधी विकार होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। तो 52 का आपका क्या लग जाएगा? ए ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है बाबू आपका, प्रश्न है क्लेप्टोमैनिया किसे कहते हैं? क्लेप्टोमैनिया कहा जाता है किसको? किसी वस्तु को चुरा लेने की तीव्र आवेगशील इच्छा जो होती है उसी को क्लेप्टोमैनिया कहा जाता है। किसी वस्तु को चुरा लेने की तीव्र आवेगशील इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमैनिया बोलते हैं। 53 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका प्रश्न है मद्यपानता संबंधित कई तरह की मनोविकृतियां होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इन मनोविकृतियों में नहीं रखा जा सकता है? तो किसको नहीं रखा जा सकता बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अल्कोहल वैशिष्ट मादक अवस्था इसको नहीं रख सकते हैं। बाकी अल्कोहल प्रत्याहार उन्माद, चिरकालिक अल्कोहल विश्राम अवस्था, अल्कोहल स्मृति लोप विकृति, ये तीनों रख सकते हैं, जबकि अल्कोहल वैशिष्ट मादकता को नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि अल्कोहल वैशिष्ट मादकता जो होती है एक तत्कालिक शारीरिक अवस्था है, इसे एक अस्थायी या दीर्घकालिक मनोविकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बाकी तीनों को किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है। व्यक्तित्व विकृति यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की उत्पत्ति जो होती है वो अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमेच्योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्तित्व विकृति तब होती है जब बचपन या किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति के व्यवहार, सोचने के तरीके और दूसरों से जुड़ने के जो ढंग होते हैं उनका विकास असामान्य यानी कि अधूरा रह जाता है। ठीक है, यह कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं होती है, बल्कि यह व्यक्तित्व की नींव यानी फाउंडेशन के सही ढंग से विकसित ना होने के परिणाम होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से ऐसी बीमारी होती है व्यक्तित्व विकृति। 56 नंबर क्वेश्चन से व्यामोह किस विकृति का मुख्य लक्षण होता है? तो व्यामोह, ठीक है, ये पैरानोइया जो है इसका लक्षण होता है, पैरानोइया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यामोह जो होता है ये दूसरा होता है, पैरानोइया मुख्य रूप से सताए जाने का व्यामोह होता है। उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई जासूसी कर रहा है या उसे कोई जहर देने जा रहा है, उसी को व्यामोह टाइप की विकृति बोलते हैं, पैरानोइया टाइप। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका विषाद है एक। विषाद क्या है? विषाद है एक। विषाद क्या होता है? मनोदशा विकृति है, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं विषाद को। मनोदशा विकृति, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 58 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन तनाव की सांवेगिक अनुक्रिया है? तनाव की सांवेगिक अनुक्रिया इनमें से कौन सी? 58 नंबर, तनाव की सांवेगिक अनुक्रिया इमोशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है, OCD को। ठीक है, OCD ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, OCD। ठीक है, यानी कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मन तुरंत कुछ प्रतिक्रियाएं देता है, जैसे भय यानी फियर, चिंता एंजाइटी या क्रोध जो हमारे समक्ष आता है, तो तत्कालिक संवेग होते हैं ये सब। OCD का फुल फॉर्म है मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति। एक गंभीर और जटिल मानसिक विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, ना कि तनाव के प्रति होने वाली एक सामान्य या तात्कालिक संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? OCD, बी ऑप्शन। तो यही संवेगिक अनुक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर आपका कह रहा है, प्रश्न है वास्तविकता से अलगाव किसका मुख्य लक्षण है? वास्तविकता से अलगाव मुख्य लक्षण किसका है? तो इसका मनोविदलता का लक्षण होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मनोविज्ञान की जड़ से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान की जड़ से तात्पर्य होता है जिसकी बुद्धि लब्धि
20 से नीचे होती है उसमें जड़ मतलब होता है ऐसी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से नीचे, यानी कि इसका आयु के लेवल जो है 20 से कम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनोदैहिक विकारों में समानता कारण है। 61 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानसिक होते हैं पर जो शारीरिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोदैहिक विकारों में सामान्यतः कारण। 61 नंबर मानसिक होते हैं पर रोग शारीरिक होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो हो जाती है वो 70 से नीचे हो जाती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र जानते हैं, IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है बुद्धि लब्धि को। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, मानसिक आयु ऊपर रहेंगे, मानसिक आयु यानी व्यक्ति कितना मानसिक आयु उसकी कितनी है और उसकी वास्तविक आयु नीचे रहेगी। ठीक है, गुने में 100 कर देंगे, उसकी बुद्धि लब्धि निकालेगी। मान लेते कोई व्यक्ति है वो 20 साल का है और वो 10 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो 10 साल उसकी मानसिक आयु होगी। ठीक है, वास्तविक आयु 20 साल का वास्तव में है, गुणे 100 कर देंगे, आयु के लेवल निकल आएगा, 0 0 काट दो, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 10 पचे 50। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी 50 है, यानी कि वो मूर्ख टाइप का बच्चा है, उसको कुछ आता आता नहीं है, क्योंकि 20 साल का 10 साल जैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, मानसिक आयु उसकी 10 साल है लेकिन वो है वास्तव में 20 साल का। ऐसी बुद्धि लब्धि 50 निकलेगी। ठीक है, 90 से 110 के बीच की बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि मानी जाती है, बच्चा ठीक ठाक एवरेज माना जाता है। कौन भावात्मक विकृति नहीं है इनमें से, 63 नंबर भावात्मक विकृति कौन सी नहीं इनमें से, तो देखिए बी और सी दोनों भावात्मक विकृति नहीं है, यानी कि GAD और पैरानोइया ये दोनों जो है भावात्मक विकृति नहीं है, जबकि उत्साह विषाद मनोविकृति ये आपका भावात्मक विकृति के अंतर्गत आती है। तो इसका बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 63 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 64 नंबर प्रश्न, आप देखें बाबू 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू, 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर बिल्कुल, मनस्ताप के क्या लक्षण होते हैं, मनोग्रस्ती बाध्यता प्रतिक्रियाएं प्रमुखता निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्तियां होती हैं। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप, मनोग्रस्ती बाध्यता प्रतिक्रियाएं प्रमुखता निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्तियां होती हैं, तो महत्वाकांक्षा की, ठीक है, एम्बिशन की ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्मृति लोप किसका उदाहरण है, स्मृति लोप किसका उदाहरण है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्मृति लोप किसका उदाहरण है, 65 नंबर स्मृति लोप किसका उदाहरण है, तो ये विच्छेदी प्रतिक्रिया का उदाहरण है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि के स्तर को क्या कहते हैं, मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर बुद्धि लब्धि का सूत्र देते हैं, हमने आपको बता ही दिया था, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट मूर्ख के समतुल्य बुद्धि, मंद मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता 90 से 110 होती तो ये नहीं हो, तीव्र मानसिक गंभीर मानसिक दुर्बलता, तो मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि जो होती बेटा बताएं, तो मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, मानसिक मंद मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 67 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है इसे क्या कहा जाता है, 67 नंबर कुछ बच्चों को कठिनाई होती पढ़ने में इसको क्या कहा जाता है, कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उसको क्या कहा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पढ़ने में कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डाइक्सले, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डाइसक्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों को अक्षरों को पहचानने, शब्द पढ़ने और वर्तनी यानी स्पेलिंग समझने में मुश्किल होती है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, मनोविदलता के उपचार में जो औषधि लाभकारी होती है वह कौन सी है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, 68 नंबर का बताएंगे, मनोविदलता के उपचार में जो औषधि लाभकारी होती है वह कौन सी है बताएंगे। मस्तिष्क में 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है,
68 नंबर क्वेश्चन से मनोविदलता के उपचार में जो औषध लाभकारी होती है वह मस्तिष्क में नोरपाइनेफ्रेन की क्रिया को अवरुद्ध कर देता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा। मनोग्रस्ती बाध्यता प्रतिक्रियाएं प्रमुखता निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्तियां हैं? तो ये आपकी किसकी अभिव्यक्तियां होती बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का राइट आंसर आप लगा दीजिए। थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था, दोष भाव, ठीक है, उसको गिल्ट फीलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो 64 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है मनोविदलता के उपचार में जो औषध लाभकारी होता है वो क्या है? मस्तिष्क में डोपामाइन की क्रिया को अवरुद्ध कर देता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे असामान्य व्यवहार का सूचक नहीं माना जाता है? असामान्य व्यवहार का सूचक किसे नहीं माना जाता है? तो चिरकालिक दैहिक बीमारी को नहीं माना जाता है, बाकी सभी को माना जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे मानसिक दुर्बलता के नैदानिक प्रकार में शामिल नहीं किया जा सकता है? बताएं किसको? 70 नंबर, मानसिक दुर्बलता के नैदानिक प्रकार में शामिल नहीं किया जा सकता, तो जड़ पंडित को नहीं शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़ पंडित, ठीक है। बाकी बौनापन, डाउन्स संलक्षण, टर्नर संलक्षण, इन सभी को शामिल करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन अधिगम विकृति से संबंधित नहीं है? इनमें से अधिगम विकृति से संबंधित कौन नहीं है? तो हकलाना जो है अधिगम विकृति नहीं, बाकी पठन विकृति, गणित विकृति, लेखन अभिव्यक्ति की विकृति, ये तीनों विकृतियां अधिगम यानी सीखने से संबंधित होती हैं। तो 71 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नांकित में से कौन मनोविदलता की विशेषता नहीं है? मनोविदलता की विशेषता कौन सी नहीं? 72 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, निद्रा भ्रमण यानी नींद में चलना, इसको बोलते हैं मनोविदलता की विशेषता नहीं है। बाकी आप देखते हैं यथार्थ की विकृति, सामाजिक प्रत्याहार और चिंतन व्यवधान, ये तीनों मनोविदलता की विशेषताएं हैं, जबकि निद्रा भ्रमण जो होता है ये नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। परीक्षा के समय से किसी विद्यार्थी में सामान्य चिंता का होना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य प्रतिक्रिया कहलाता है उस ये, ठीक है। डी ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त है प्रश्न आपका आ चुका भैया। 74 नंबर, द्विध्रुवीय विकृति है, द्विध्रुवीय विकृति इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द्विध्रुवीय विकृति 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 74 का ए ऑप्शन। मनोदशा से संबंधित होती है द्विध्रुवीय विकृति जो होती है, मूड रिलेटेड होती है, मनोदशा से संबंधित होती है द्विध्रुवीय विकृति। एक तरफ उन्माद होता है, दूसरी तरफ आप देखते हैं विषाद होता है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों का मिला जुला रूप होता है द्विध्रुवीय विकृति, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। 75 नंबर क्वेश्चन से एक मनोवैज्ञानिक विकृति जिसमें उदासी की तीव्र अनुभूति, ऊर्जा का कमी यानी ऊर्जा का अभाव, निराशा, भग्नाशा अनुभूतियां निहित होती हैं, उनको कहा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको विषाद कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, विषाद कहते हैं, डिप्रेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। एक मानसिक स्थिति है विषाद, जिसमें व्यक्ति को जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रह जाता है, ठीक है। ऊर्जा की कमी महसूस होगी, भविष्य के प्रति गहरी निराशा उसमें होगी, ठीक है। वो हमेशा उदास रहेगा, ये सब विषाद होता है। 76 नंबर क्वेश्चन से बौनापन एक ऐसी मानसिक दुर्बलता प्रकार है, दुर्बलता का प्रकार है जिसमें क्या शामिल है? तो थायराइड ग्रंथि से कम स्राव निकलता है, इसीलिए बौना हो जाता है व्यक्ति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिनिज्म मुख्य रूप से शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वो बौना ही रह जाता है, ठीक है। शारीरिक विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वह विकृति जिसमें व्यक्ति के मन में वही विचार बार बार आता है और उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? 77 नंबर बताएं। वह विकृति जिसमें व्यक्ति के मन में वही विचार बार बार आता है और उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता उस पर, उसे क्या कहा जाता है? उसे मनोग्रस्तता बाध्यता बोलते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी बोला जाता है उसको। सी ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनोग्रस्तता बाध्यता बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर 77 नंबर का। 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 77 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर का डी, 77 नंबर का क्या हो जाएगा? 77 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है पीटीएसडी संबंधित है। पीटीएसडी किससे संबंधित है बेटा? पीटीएसडी 78 नंबर, पीटीएसडी संबंधित है किससे है? बिल्कुल बी ऑप्शन, तनाव से, स्ट्रेस से संबंधित है ये। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डाउन्स सिंड्रोम का अन्य नाम। डाउन्स सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 79 नंबर, डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम होता है आपका क्या है भाई? डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम होता है आपका क्या? मंगोलिज्म। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोलिज्म, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है निरुत्साह तथा उदासी का लंबे समय तक बना रहना सबसे प्रमुख लक्षण होता है किसका? 80 नंबर, निरुत्साह तथा उदासी का लंबे समय तक बने रहना सबसे प्रमुख लक्षण होता है किसका? विषादी स्नायु विकृति का, डिप्रेसिव जो है न्यूरोसिस का। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन है। फोबिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है बताएं? फोबिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई बेटा? ग्रीक शब्द फोबोस से फोबिया शब्द की उत्पत्ति हुई, ग्रीक शब्द से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, जिसका मतलब होता है डर। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मोटिज्म क्या होता है? मोटिज्म की बात की जाए तो मोटिज्म जो होता है इसमें रोगी गूंगा हो जाता है मोटिज्म में। ठीक है, तो 82 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें रोगी गूंगा हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऐसी स्थिति होती जो है म्यूटिज्म, जिसमें व्यक्ति बोलने की शारीरिक क्षमता होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पीकेयू मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध किससे होता है? 83 नंबर बताएं। पीकेयू मानसिक दुर्बलता का एक प्रकार है, एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि इसमें शरीर जो है फिनाइलिन जो अमीनो एसिड होता है उसको पचा नहीं पाता, जिससे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार नहीं है? मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार कौन सा नहीं? 84 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एनेस्थीसिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एनेस्थीसिया जो है ये मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार नहीं है। बाकी स्मृति लोप, व्यक्तित्व लोप और पहचान बदलाव, ये तीनों जो है मनोविच्छेदी विकृति का ही प्रकार होता है। ठीक है, जबकि एनेस्थीसिया मतलब कि जो एनेस्थीसिया होता है शारीरिक शून्यता होती है, जबकि स्मृति लोप और व्यक्तिगत लोप मानसिक विच्छेद के प्रकार होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 84 का डी हो गया आपका। 85 प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन न्यूरोटिक विकारों का उदाहरण नहीं है? न्यूरोटिक विकारों का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? मनोविदलता नहीं है, बाकी तीनों है। फोबिया, हिस्टीरिया, मनोग्रस्त बाध्यता, मनस्ताप। ठीक है, यानी OCN जिसको बोलते हैं, फोबिया, हिस्टीरिया सब होते हैं आपके न्यूरोटिक विकारों के उदाहरण में, जबकि मनोविदलता नहीं शामिल होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 किसका? 85 नंबर का। 85 नंबर का इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनोविदलता क्या है? एक साइकोटिक विकार होता है। ठीक है, ना कि न्यूरोटिक विकार है। 86 नंबर क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणवादी मुख्यतः किससे संबंधित हैं? मनोविश्लेषणवादी जो हैं ये असामान्य व्यवहार से रिलेटेड हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 87 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान सामान्यतः असामान्यतः की कसौटी के लिए सामान्य वितरण वक्र के सिद्धांत का सहारा लेता है? 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सांख्यिकीय प्रतिमान बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकीय प्रतिमान, स्टेटिस्टिकल मॉडल बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें व्यवहार को औसत से उसकी दूरी के आधार पर सामान्य या असामान्य माना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन से टर्नर संलक्षण संबंधित टर्नल संलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो क्या करता है? 88 नंबर बताएंगे। जो क्या करता है बेटा? जो क्या करता है? सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक अनुवांशिक स्थिति है जहां महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम गायब या अधूरा होता है, तो वो होता है टर्नल संलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे तो 88 नंबर का ए ऑप्शन लग गया, बिल्कुल राइट आंसर आपका है 88 का ए। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न आपका आ चुका मानसिक स्वास्थ्य की उपयोगिता। मानसिक स्वास्थ्य की उपयोगिता शिक्षा, उद्योग, समाज सभी जगह होती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा 89 का। अगला 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
अब प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि DSM फर्स्ट जो है वो कब आया था। DSM फर्स्ट की अगर बात की बेटा तो वो फर्स्ट आया था, DSM फर्स्ट 1952 में आया था, 1952। तो ए का लगेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, तो ए का चौथा लग जाएगा। DSM टू कब आया था, DSM टू आया था बेटा 1968 को, ठीक है, 1968 इसका करेक्ट आंसर 3 में दिया है, तो बी का तीसरा लग जाएगा, बी का तीसरा इसमें लगा है। अब सी का DSM जो थर्ड था वो कब आया था, DSM थर्ड जो है 1980 में आया था, तो सी का आपका दूसरा लग जाएगा, सी का दूसरा। और DSM फोर्थ चतुर्थ जो था वो पहले में आया था, यानी कि 1994 में आया था, ठीक है, तो इसका पहला डी का पहला, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए का चौथा, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, ठीक है, सी का दूसरा और चौथे का ये, इस तरीके से आपका मिलान होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की कसौटी है। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य की कसौटी कौन सी है। 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, इसका लगा दीजिएगा बेटा डी ऑप्शन, ठीक है। समायोजनशीलता की क्षमता, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ये सब मानसिक स्वास्थ्य की कसौटियां होती हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद्यपानता अवस्थाओं का सही क्रम है। 92 नंबर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मद्यपानता अवस्थाओं का सही क्रम होता है आपका पहला सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक मद्य मद्यप लक्षणात्मक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, संकटकालीन अवस्था और चिरकालिक अवस्था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 93 नंबर प्रश्न। स्नायु विकृति तथा मनोस्नायु विकृति मानसिक रोगों का कैसा प्रकार है। तो ये कैसा प्रकार है बेटा, 93 नंबर, ये एक सरल प्रकार होता है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 नंबर का ए करेक्ट आंसर होगा, 93 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सरल या हल्का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज में रहने लायक बना रहता है और उसे अपनी बीमारी का आभास होता है, लेकिन वो समाज में रह सकता है। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अत्यधिक व्यापक संगीन तथा गंभीर मानसिक विकारों के लिए सामान्यतः किस पद का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनोविक्षिप्तता शब्द का प्रयोग करते हैं, साइकोसिस का शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 94 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला डी पॉइंट को भी और BA क्रैकर को भी और को करिकुलर मास्टर चैनल को भी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मद्यपानता अवस्था की चौथी अवस्था कौन सी है। मद्यपानता की चौथी अवस्था होती है बेटा मनोविक्षिप्तता की अवस्था, साइकोसिस की अवस्था, बी ऑप्शन सॉरी संकटकालीन अवस्था। 94 नंबर सॉरी 95 नंबर करेक्ट आंसर है ना इसका, 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, 95 नंबर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बाबू, प्रश्न है आपका मद्यपानता अवस्था की चौथी अवस्था 95 नंबर। मद्यपानता की जो चौथी अवस्था होती है वो कौन सी होती है बेटा, चिरकालिक अवस्था बोलते हैं उसको, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 95 के नंबर के बाद में 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कौन सा अधिगम विकृति से संबंधित है। अधिगम विकृति से संबंधित कौन सा, 96 नंबर। अधिगम विकृति से संबंधित कौन सा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका पठन विकृति जो होता है, रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर पठन विकृति, ये आपका अधिगम विकृति से संबंधित है। आगे देखते हैं, 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 97 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है महोदय, प्रश्न क्या कह रहा है 97 नंबर, बिल्कुल कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बिना किसी विशेष वस्तु या स्थिति से उत्पन्न दिशाहीन चिंता को क्या कहते हैं, बताएं। किसी विशेष वस्तु या स्थिति से उत्पन्न दिशाहीन चिंता, बेचैनी, आकांक्षाओं की स्थिति को किस नाम से जानते हैं, उसी को चिंता स्नायु विकृति कहते हैं। ऑप्शन एंजाइटी न्यूरोसिस बोला जाता है उसको, फोबिया से डर या किसी खास चीज़ से होता है, लेकिन एंजाइटी न्यूरोसिस में चिंता सामान्य और अस्पष्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर बी ही ऑप्शन होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चिंता मनोस्नायु विकृति का मुख्य उपचार निम्नांकित में से क्या है। 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चिंता मनोस्नायु विकृति का मुख्य उपचार जो होता है मनोचिकित्सा होता है, ठीक है, मनोचिकित्सा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हिस्टीरिया शब्द किससे संबंधित माना जाता है। तो हिस्टीरिया शब्द जो होता है गर्भाशय से रिलेटेड शब्द है। हिस्टीरिया शब्द किससे बेटा, 99 नंबर का हिस्टीरिया शब्द जो है वो गर्भाशय से रिलेटेड है, यूट्रस से। प्राचीन काल में माना जाता था कि हिस्टीरिया गर्भाशय की समस्याओं के कारण होता है। यूनानी शब्द हाइस्टीरिया से बना हुआ है ये, तो गर्भाशय यानी कि यूटेरस से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रश्न है मनोग्रस्तता मुख्यतः किससे संबंधित है। मनोग्रस्तता ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं, ये विचारों से रिलेटेड है, थॉट से रिलेटेड है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ऑब्सेशन में व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार आते रहते हैं, ठीक है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें से आपका जो है ये आंसर की आपकी दी गई है, आंसर की में 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देख लेंगे। एक 64 नंबर सही कर लीजिएगा बेटा आप। 64 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी लग गया है, तो डी वाला नहीं होगा, 64 नंबर का आपका लगेगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका थोड़ा सही कर लीजिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए ऑप्शन लग गया 77 नंबर का, 77 नंबर का लगेगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सी कर लीजिएगा। ये आपको आंसर की भी मिल जाएगी पीडीएफ के साथ ही, और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बारीकी के साथ। चीज़ों को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना जिनको कोर्स में ज्वाइन होना है, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। 9984 039 139 पर आपको एसएमएस कर देना है। आपको सीरीज वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं मिल रही सीरीज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव लिखिए, दोनों टाइप के आपको मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। 3-4 मॉडल पेपर आपको अगर देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर की क्लास जो होती है वो मात्र 100 रुपये में फीस में आपको मिल जाएगी। 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका ये आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला सभी विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि आपका राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी पैरू बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। डीडी वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। अगर 4th एंड 5th का एक साथ जुड़ना है आपका पीडीएफ वगैरह लेने वाले कोर्स में, तो आपका 150 रुपये फीस ही लगेगा। 150 रुपये में 2 सेमेस्टर एक साथ मिलेगा, और 4th सेमेस्टर के लिए 100 रुपये केवल फीस जमा करने हैं। उसमें सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, को करिकुलर भी, और माइनर का पेपर होगा नहीं अब की बार, मेजर और को करिकुलर सभी का आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये, अगर केवल 4th सेमेस्टर का लेना है, 4th एंड 5th यानी 1 साल का कोर्स में ज्वाइन होना, तो आपका 150 रुपये लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।